सुल्तानपुरी साइड से मैं लेके आता था। उनके एक एक घर में 3-3 डेथ हो रखी थी और उनके पास इतना बुरा हाल हो गया था कि उनके पास खाने को भी और बुरा हाल था, ऊपर से 3-3 डेथ हो गई। वो लोग मुझे फोन करते थे कि हमारी डेड बॉडी ले जाओ। पिछले साल 17 से 18 बॉडी ऊपर हो गई थी नॉर्मल से हमारी, लेकिन इस बार तो 100 प्लस बॉडी प्लस थी हमारी डेली की। यानी पिछली बार 50-60 लोग पिछली बार भी आ रहे थे। हाँ बस नॉर्मल थे उस टाइम पे, और इस साल तो 100 प्लस ही हो गई थी, वरना उस टाइम पे तो 35-40 या 50 तक, हाईएस्ट 50। इस बार तो 100, 135, 150। फर्स्ट डे हमारे पास कम से कम 36 बॉडी थी, उसके बाद 56 हुई, फिर 100 प्लस होने चालू हुई डेली बेस। अभी एक ब्लॉक के अंदर मेरे को फोन आया था कि डेड बॉडी ले जाओ, तो मैं अपार्टमेंट था, वो अपार्टमेंट के अंदर गया था, अच्छा खासा अपार्टमेंट था, तो मैं उसके अंदर गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने एम्बुलेंस लगा दी और लगाने के बाद मैं 10-15 मिनट में खड़ा रहा। मैंने कहा डेड बॉडी तो ले आओ, तो वो कह रहे नहीं बस आ रही है। तो इतने में एक छोटी सी बिटिया थी, वो आई 17-18 साल की होगी, तो वो आके रोने लगी, कह रही पापा मेरे से उठ नहीं रहे। तो वो सोसाइटी वाले सब कह रहे नहीं बेटा आपको तो करना पड़ेगा, इतना टास्क है, आपको करना ही पड़ेगा आपके। मैंने कहा कहानी क्या है? तो ये कह रहे हैं कि वो बिटिया बोली, कह रही उठाने के लिए कोई नहीं है और मेरे से उठ नहीं रहे, मेरी मम्मी और मैं हूँ, उठ नहीं रहे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मैंने उनको सोसाइटी वालों को मैंने कहा आप इतनी बातें बोल रहे हैं, आप इनकी हेल्प क्यों नहीं करते? तो कह रहे हम तो हेल्प क्या करें, ये तो कोरोना का कॉल करता है, हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते। एक एक्सीडेंट हुआ था, वो अमेरिका से आए थे, 2 सिस्टर थी, अमेरिका से आ रही माँ बाप से मिलने के लिए। 36 नंबर पे उनकी फादर की बॉडी लगाई गई, वो आए थे मिलने के लिए खाली, उनके फादर एक्सपायर हो गए कोविड से, उनको लगाया गया। जैसे उनको अग्नि दी गई, उनके कॉल आ गई आपकी माता जी भी एक्सपायर हो गई। फिर अगले दिन उन्होंने कहा पंडित जी आप ये जगह बुक कर देना, मतलब किसी को देना मत, हम फूल उठा के लेके जाएंगे। सुबह 6 बजे फूल उठा के लेके गए, 2 घंटे बाद अपनी माता जी को लेके आ गए थे। ऐसे ऐसे केस भी आए, कई लोग ऐसे आए जो एक हफ्ते से लगातार वो कहते थे पता नहीं हमने कौन से बुरे कर्म करे, क्यों लगातार कभी अपने भाई के साथ, मामा के साथ, चाचा के साथ, कभी पड़ोस में ना किसी आते थे। ऐसा कोई नहीं था कि कोई एक दिन आगे चला गया। बहुत लोग थे जो काफी दिन से लगातार आते थे, या नहीं तो किसी को शमशान घाट में, मतलब कहीं ना कहीं गए हैं। जब कभी तो आपको इन चिताओं को देख करके लग रहा होगा कि यार इतने लोग जल रहे हैं, इन लोगों को बचाया जा सकता था। हम सोचते थे कि ये स्टॉक कर रखी है एक साथ इतनी सारी बॉडी की, एकदम हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसे लगेगा नॉर्मल सा कि स्टॉक कर रखी है एकदम ही सारी बेटी, वो एकदम इतनी सारी बॉडी आना नॉर्मल सी बात तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी लहर में इस तरह के जो शमशान घाट थे उनमें पैर रखने की जगह नहीं थी। ये 2 पोस्टर आपको दिखाते हैं, फिर आगे शुरुआत करेंगे। ये देखिए, मृतक की बॉडी के साथ में परिवार के 5 सदस्य ही आए। ये नॉर्मल बॉडी वालों के लिए बोर्ड था। ये बोर्ड लगा था कोविड-19 डेड बॉडी के साथ में परिवार के 3 सदस्य ही आए। तो ये हालत थे कोरोना की दूसरी लहर में। अभी हम इस शमशान घाट में पहुंचे हैं क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जिसको दिखाया जाना, जिसको देखना, जिसकी पड़ताल करना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकारी आंकड़ों में उन लोगों का जिक्र नहीं हुआ है जो लोग यहाँ पर रात और दिन लाइन में लग लग करके उनको जलाया गया, उनके परिजनों को जो है तकलीफों का सामना करना पड़ा। इस शमशान घाट में अभी जो ये खाली देख रहे हैं बेंच, ये इधर दिखाइए, जो बेंच है आप खाली देख रहे हैं, ये बेंचें उस वक्त में भरी हुई थी और यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। कुछ लोग जरूर थे जो अपने से लोगों की मदद कर रहे थे, अपने से इंडिविजुअली कुछ संगठन थे वो भी मदद कर रहे थे। ऐसे में हमारे साथ में हैं दीपक मदान। दीपक मदान को आप पहले भी इनको देखा होगा शाहीन बाग में प्रोटेस्ट में, दीपक मदान को आपने इनको देखा होगा शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जाकर के, वहाँ पर भी समर्थन दिया था, किसान आंदोलन में भी समर्थन दिया। और अब दीपक मदान ने इंडिविजुअली जिस वक्त में हम भी और बहुत सारे लोग जो है घरों में कैद थे, लेकिन उस वक्त में सामने आकर के इनकी एम्बुलेंस है वो भी दिखाएंगे, लोगों की मदद की है, लोगों को इलाज पहुंचाया है, जो लोग इलाज के लिए नहीं थे, जो लोग मर गए थे उनको शमशान घाट में लेके आए। तो दीपक मदान से बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर शमशान घाट में जो यहाँ पे रहते हैं, जो जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है, किस तरह का माहौल था वो बात करेंगे। दीपक जी आइए साथ साथ चलिए, थोड़ा बात करते रहेंगे। तो दीपक जी तकरीबन कितने लोगों को जो है वो आपने वो किया? मुझे तो अब गिनती भी नहीं है कि मतलब कितने लोगों को लेके आया। मैं मतलब डेली मतलब हाईएस्ट 20 के करीब लेके आया, 15 तो मिनिमम रोज डेली लेके आता था 1.5-2 महीने। आइए आप भी चलिए। ये क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। तो ये यहाँ पे काम देख रहे थे यहाँ पे शमशान घाट का? पंडिताई थी हमारी यहाँ पर। अच्छा, पंडिताई थी। हाँ, हमने काफी संस्कार करे यहाँ पे, डेली के 135, 140। हमें समय नहीं मिलता था खाना खाने के लिए भी, पूरा दिन इसी में लगे रहते थे।
बॉडी में पानी पानी जाता था सिर्फ पीने के लिए, अन्न बिल्कुल नहीं जाता था शरीर के अंदर। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, सुबह शाम, मतलब सुबह 6 बजे से चालू जाते थे आना, पब्लिक इनके पास कॉल आती थी कि हमारी मदद करो, क्योंकि इस टाइम पे एम्बुलेंस वालों ने बहुत पैसा लिया, लोगों को बहुत लूटा। देखिए थोड़ा सा लंबा ये हो सकता है कि वीडियो हो, लेकिन इसमें थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस शमशान घाट में एक ही छोटा शमशान घाट है, कोई बहुत बड़ा शमशान घाट नहीं है। अभी भी दो डेड बॉडी जो है, थोड़ा जूम करके दिखाइए, 2 डेड बॉडी जो है वो अभी भी जल रही है। लेकिन इस शमशान घाट में एक दिन में 150 के करीब लोगों की यहाँ पर जो है वो उनको जलाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया, 150 के करीब। और एक पीछे ग्राउंड जो है, पीछे ग्राउंड है, वो खेलने का ग्राउंड था या कैसा ग्राउंड था? वो पार्किंग एरिया था, पार्किंग का एक ग्राउंड था, और उस ग्राउंड को जो है वो टेम्परेरी शमशान घाट में तब्दील कर दिया गया, वो भी। तो आप करीब करीब यहाँ पे कितने लोग डेली आप लोग लेकर के आते थे? मैं 15 से 20 लेके आता था, इसलिए मेरी कैपेसिटी होती थी। एम्बुलेंस में एक बार में 2 बार एक समय में 2 बॉडी ले आता था। जैसे किसी हॉस्पिटल में 2 हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो उनको 2 को एक साथ ले आता था। लेकिन आपको अपनी सुरक्षा की नहीं फिक्र होती थी? डेड बॉडी लेकर के जा रहे, डेड बॉडी जिसको तो कोरोना हुआ ही था, उनके घर वालों तक ने उनको नहीं छुआ, तो आपको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं होती थी? नहीं, वो ऐसा था कि जब आदमी घर बैठे जिसको कोरोना हो रहा था, जिन्होंने घर तक की बाहर तक की शक्ल तक नहीं देखी, उनको भी कोरोना हो रहा था। तो अगर हम सेवा करने वालों को भी कोरोना होगा तो फिर मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ होती है। आप जैसे लोगों के भाई लोगों का मतलब कहीं ना कहीं दुआएं तो कहीं ना कहीं शामिल होती है इसमें। तो मैं घर से अलग रहता था, अपना घर अलग ले रखा था, घर पे नहीं जाता था पिछले 2 महीने से। मैं अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, अभी बस घर आना जाना शुरू करा है, मतलब शिफ्ट नहीं हुआ प्रॉपर घर पे अभी। देखिए दीपक जी हैं, मैं इनको दीपक जी को करीब करीब पिछले 1-1.5 साल से जानता हूँ, ठीक ठाक परिवार है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि इन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया था। इनका खुद का घर है दिल्ली में, लेकिन ये एक दूसरा वो किराए पे लिया था या वो नहीं, मेरा अपना ही है, हमारी माता जी दूसरे फ्लैट पे जो है ये लोग रहने लग गए थे। अच्छा दीपक जी, कई सारे जो है वो वाक्य ऐसे भी आए जिन्होंने मतलब परिवार में पैसा था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लोग ये भी देखा कि पहले बचाने के लिए फिर लोग कहने लगे कि आप जला दीजिए, पैसा ले लीजिए, हम छुएंगे नहीं। ऐसे भी कोई वाक्य देखा? नहीं, ऐसे तो सारे वाक्य ऐसे ही। मैंने 35 से 37 लोगों का संस्कार किया है, जिनके अंदर मतलब घर पे वो अकेले हैं या माताजी अकेली हैं, और वो मतलब उनकी एक बेटी की डेथ हो गई है और कोई भी नहीं, उनके भाई वगैरह सारे USA में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि इनका संस्कार कर दीजिए, तो मैंने उन लोगों को संस्कार किया। और जिनके पास लकड़ी के पैसे नहीं है या संस्कार के पैसे नहीं है, तो वो भी मैं अपनी जेब से करता था। जैसे बुद्ध विहार सुल्तानपुरी साइड से मैं लेके आता था, उनके एक घर में 3-3 डेथ हो रखी थी, और उनके पास इतना बुरा हाल हो गया था कि उनके पास मतलब खाने को भी और बुरा हाल था, ऊपर से 3-3 डेथ हो गई। वो लोग मुझे फ़ोन करते थे कि हमारी डेड बॉडी ले जाओ, मैं उनको लेके आता था, उनकी डेड बॉडी का संस्कार करता था, उसके लिए लकड़ी का संस्कार का खर्चा करता था। और उसमें यहाँ जो शमशान में आता था, शमशान में ये हमारे ये राजीव जी हैं, पर इनकी ताई जी हैं, ताई जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, मैं उनको बोलता था तो वो लोग भी उसमें सपोर्ट करते थे, उसमें पैसा कम लेते थे मुझसे। ये भी कहा जाता है कि शमशान घाट में भी खूब भ्रष्टाचार हुआ, मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ये भी खूब जो है खबरें चली, खूब लोगों ने कहा कि शमशान घाट में भी खूब भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, मैं ये पंजाबी बाग शमशान घाट है, मंगोलपुरी का शमशान घाट है, ये बेरी वाला बाग है, सुभाष नगर, और इधर जितने भी नज़दीक हैं सब शमशान घाट में गया हूँ। ज़्यादातर तो मैं इसी शमशान घाट में लेके आया हूँ क्योंकि जगह नहीं मिलती थी। पर मैंने किसी भी शमशान घाट में जो नज़दीक जितने भी हैं उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं देखा। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा कि मतलब लोगों को बातें आ रही थी कि वहाँ पर पैसा मांग रहे हैं, 20,000 मांग रहे हैं, 80,000 मांग रहे हैं, फलाना ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर फुल होने के बाद ये बोला जाता था बस आप अगले दिन ले आइए, बस। इससे ज़्यादा किसी ने आज तक भ्रष्टाचार के मैंने देखा नहीं किसी शमशान घाट में, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड लेवल पर रोज़ होता था और सारा दिन होता था। मैंने किसी का नहीं, मतलब इस शमशान घाट में तो मैंने इनसे मदद देखी। इन्होंने यहाँ करने के बाद तो कई लोगों से पैसे भी नहीं लिए, अगर वो गरीब है तो उनको छोड़ दिए इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे राजीव जी कितने लोगों को जो है जला, मतलब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी 2 जल रहे हैं, लेकिन पिलर पे नंबर डाले हुए हैं 35, 34, 36। तो ये कितना स्ट्रक्चर जो पहले कितना था आपके पास में स्ट्रक्चर? टोटल यहाँ पे हमारा 42। हाँ, बस उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही ये 43, 44, 49 से सारा लाइन वाइज जो सब एक्स्ट्रा में सब इमरजेंसी में बनाया गया। इसके बैक साइड में जो ग्राउंड है वहाँ पे इमरजेंसी में बनाया गया। 70 ये वाला जो इधर दिखाई, ये पहले से ही है। ये पहले से है, ये सब पिछले साल कैसे है या? ये 2 साल हो गए इसे बने हुए, 2 से 3 साल हो चुके हैं। 2 से 3 साल। हाँ। तो कोरोना की जो पिछली लहर थी और ये इस बार ज्यादा, तो इस बार लोग मरे हैं। इस बार ज्यादा थे। पिछले साल 17 से 18 बॉडी ऊपर हो गई थी नॉर्मल से हमारी, लेकिन इस बार तो 100 प्लस बॉडी प्लस थी हमारी डेली की। यानी पिछली बार 50-60 लोग पिछली बार भी आ रहे थे। हाँ, बस नॉर्मल थे उस टाइम, और इस साल तो 100 प्लस ही हो गई थी, वरना हमारे उस टाइम पे तो 35, 40 से 50 तक, हाईएस्ट 50। इस बार तो 100, 135, 150। फर्स्ट डे हमारे पास कम से कम 36 बॉडी थी, उसके बाद 56 हुई, फिर 100 प्लस होने चालू हो गई डेली बेस, जब ये कोविड में आया था शमशान घाट।
अच्छा, ये आंकड़ों का कैसे खेल होता है? ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शमशान घाट में तो लोग बहुत जले हैं, बहुत लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वो उतना दिख नहीं रहा है। तो ये आंकड़ों की कैसे फेरबदल की गई? क्योंकि कई लोगों के घर में एक्सपायर हुए कोविड के, वो सरकार के पास उसका तो प्रूफ नहीं है। कई जो हॉस्पिटल में उनका प्रूफ है उनके पास, गवर्नमेंट के पास, जो कि घर पे है उनका तो प्रूफ नहीं है ना कोई, कि ये ना वो डॉक्यूमेंट है उनके पास सरकारी कि कोविड से गए हैं। उन्हें पता है कि ये कोविड पेशेंट था, 2 दिन पहले टेस्ट करवाया था, ये कोविड थे, लेकिन 2 दिन बाद वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो आपके पास में जब कोई आता था तो आप कैसे उसको देखते थे कि ये जो है ये डेड बॉडी है, कोविड की है, नॉन कोविड की है? पूछते थे, परिवार वालों से पूछते थे कि ये कोविड है, वो कहते थे हाँ ये कोविड ही है। वो खुद ही एक्सप्लेन करते थे कि उनको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि उन पर RT-PCR रिपोर्ट होती थी, उसमें रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट होती थी, इसलिए वो खुद ही बताया करते थे कि यहाँ पे कोविड था इन्हें। अच्छा, हाँ, वो पीपी किट प्रॉपर ड्रेस पहन के आया करते थे, खुद की सेफ्टी के लिए भी। उन्हें पता है कि कोविड है, कल को हमारा। जैसे कोई घर में मरा तो उसका कोविड कैसे डिक्लेयर होगा? उन्होंने 2 दिन पहले टेस्ट करवाया होगा ना, तो उसमें निकला वो कोविड। तो फिर आपने उसको किस में गिनती किया? कोविड में ही, वो प्रॉपर कोविड में ही आया वो। तो आपने तो अपनी तरफ से आंकड़े सही भेजे हैं। हाँ, डेली के हमारे पास थे नॉर्मल, हमारे कोविड के डेली की 80 बॉडी थी स्टार्टिंग में, 100 प्लस होने लगा, उसके बाद 30-40 बॉडी नॉर्मल थी हमारे पास। तो आपको किसी की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से, कोई विधायक की तरफ से ये कहा गया कि भाई आंकड़े कम दिखाइए, कोविड की जो मौत है उनको कम नॉर्मल डेथ में गिन दीजिए, ऐसा कोई कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे डेली बेस MCD वाले बैठते थे, उनके सामने डेली आंकड़ा जाता था, वो खुद लेके आते थे रिकॉर्ड यहाँ से। DHO साहब आते थे, GI साहब बैठते थे यहाँ पर। तो देखिए, ये बात भी समझिए आप कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमसे तो दबाव नहीं दिया गया, अब वो खैर कई बार कई चीज़ें अलग भी होती हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे 150 के करीब जो है लाशें रोजाना जल रही थी। एक पीछे टेम्परेरी शमशान घाट है, वो बनाया गया है पार्किंग के अंदर। चौका था वो पहले, सिर्फ बच्चे दफनाए जाते थे, बच्चे दफनाए जाते हाँ, लेकिन वो इमरजेंसी में जब बनाया गया, DHO साहब ने आके JCB चलवाई, चिराई बनवाई इमरजेंसी में बनाई, तो उन्होंने खाली 50 से 60 बनाई थी, लेकिन लोगों ने जगह के चक्कर में किसी ने अपनी ईंटें ला के रख दी अपनी जगह बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे संस्कार हो सके, क्योंकि लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी उस समय पे। तो ये देखिए उधर वो पिलर पर अगर आप नंबर दिखाएं 51, 52, 53, 54, जमीन के, ये 51, 52 ये जमीन के, बीच में गली है, ये इसका एरिया। चिताओं का चिताओं तो वहाँ पे 19, 18 और 20 से नंबर है वहाँ पे, लेकिन 52, 51 चिताओं का जमीन पे नंबर है। जैसे यहाँ पे देखो आप, किसी पीछे 46 नंबर है, ये बना हुआ पीछे 46, 47, ये जमीन का नंबर है। ये जो गड्ढे हैं यहाँ पर भी लोगों को जलाया गया? हाँ, ये सारे, ये यहाँ पर जितने भी गड्ढे बने हुए सब गैस बन जाती थी, पानी डलवाते फट जाती थी जमीन। अच्छा, ऐसे आज रात को संस्कार हुआ है, सुबह ही उठाना है उन्हें, तो उठाना पड़ता था क्योंकि औरों को जगह दे सके। कई लोग ऐसे जो लेके नहीं गए यहाँ से। तो वो जो आग थी वो ठंडी नहीं होती थी, ठंडी नहीं होती। ठंडा करते? पानी डाल के, ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल के, ताकि ठंडा हो, ताकि वो लेके जा सके, ताकि टाइमिंग होती थी 6 से 9 के बीच आपको लेके जाना, उसके बाद बोर्डियो का टाइम हो जाता था। फूल उठ भी नहीं पाते थे, इससे पहले बोर्डी आ जाया करती थी, फिर हम बोर्डियो का वेट करवा रहे ताकि फूल उठा के लेके जाए लोग, ताकि औरों को जगह। ऐसा भी था क्या VIP ट्रे को लोगों को अलग जलाया जा रहा है, नॉर्मल लोगों को अलग जलाया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं था कि VIP अलग, VVIP अलग, नॉर्मल अलग, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसको जहाँ जगह मिल रही है मैं उसको वहीं पे लगाया। ये VIP एरिया था, लेकिन हमने सबको नॉर्मल। कौन सा VIP एरिया था? ऊपर के 2 VIP में आते थे, लेकिन हमने सभी नॉर्मल में रखा था उस समय। ये अभी नॉर्मल दिनों में ये कोई VIP मरता तो उसको इधर वो दफना हाँ, जलाते हैं। संस्कार उसका यहाँ पर होता है, यहाँ संस्कार होता है। हाँ, लेकिन अब उस टाइम पे समय खराब था, समय की कंडीशन देखते हुए यहाँ पे करवाया गया। अब आप देखिए स्थिति, ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से धीरे धीरे जूम करके आप दिखाइए, ये करीब करीब जो है ये नंबर प्लेट हमने एक एक करके जाके नीचे गिनी है। ये 75, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं, इस दूसरी तरफ इनका मुंह है। ये जो छोटे बोर्ड हैं इधर, ये बोर्ड है जो है, इनको आप दिखाइए, इनका दूसरी तरफ मुंह है। उधर भी शायद आपको लेके चलते हैं एक बार। तो 75 के करीब जो है ये यहाँ पर टेम्परेरी ये यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया गया 75 लाशों के लिए। लेकिन उसके बाद में जैसे ये चिता आप देख रहे हैं, ये चिता, इस पे कोई नंबर नहीं है, इससे आगे उस पे कोई नंबर नहीं है, उधर कोई नंबर नहीं है, उधर वो चिता है उस पर कोई नंबर नहीं है, इधर इस पर कोई नंबर नहीं है। तो ये 75 के बाद में लोग फिर बढ़ाते चले गए। ये लोगों को जगह नहीं मिली, लोगों ने ईंटें लगा लगा के अपना बना लिया कि अलग से कर लेते हैं, कोई जगह नहीं थी उस समय पे बिल्कुल भी करने के लिए। तो ये जो आप पहले कोई DIG का किस्सा बता रहे थे कि कोई DIG आए, फिर वो उनकी वो क्या था, वो जरा वो बताइए। तो DIG साहब का भी इसी में नॉर्मल में करवाया गया, जगह नहीं मिल रही थी उन्हें भी। नहीं, वो इसी में नॉर्मल करवाया गया था, लेकिन आप ये कह रहे थे ना कि ये नंबर डला हुआ था, लेकिन उन्होंने साइड में फिर जलाया। हाँ, नंबर उस टाइम पे जगह नहीं थी हमारे पास बिल्कुल भी करवाने के लिए। फिर DIG साहब थे, उनका भी अप्रोच भी थी, उनका नाम भी था, तो इसलिए उनको हमने साइड में जगह दी थी, ये इसके साथ में। कौन DIG थे, कहाँ से थे? ये हरियाणा साइड से आई थी बॉडी वो। अच्छा, हाँ, बेस हॉस्पिटल से भी आती थी यहाँ पे,
आर्मी मैन की बॉडीज काफ़ी आई थी उस समय पे। सबको हमने जब जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली उस समय पे देखा नहीं गया कि वीआईपी है या किसी के अप्रोच है, किसी के लिंक से आया, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। जिसको जहाँ जगह मिली उसको वहीं पे जगह दे दी। लोग बहुत परेशान हुए थे उस समय पे, हम भी परेशान हुए थे। हमें पानी पीने का टाइम नहीं मिलता था कि हम गेट से बाहर भी आ सके। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा बंदे भी रखे क्या? हाँ, 20 बंदे एक्स्ट्रा थे हमारे पास उस टाइम पे। 20 बंदे लेबर के रूप में? लेबर के रूप में एक्स्ट्रा रखे गए थे ताकि वो फटाफट लकड़ी लगा सके। पंडिताई तो हम ही करते थे ताकि लकड़ लगा सके फटाफट, क्योंकि हम 5-10 बंदे कहाँ अकेले कर सकेंगे। 100-150 बॉडी डेली की। सुबह फुल उठवाना, सुबह 6 बजे उठते थे, रात के 2 बजे तक जगना पड़ता था। अच्छा दीपक जी, आप लोगों को लेकर के आते थे, तो जो लोकल लोग थे उनका कैसा वो था? आपको मतलब लोग कैसे कह रहे थे कि ठीक काम कर रहे हैं, या आपको कहते थे कि नहीं ये पागल हो गए हैं, क्यों बेकार में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? हर प्रकार के लोग होते हैं। जैसे यहाँ पर आता था मैं लोगों को देखते थे कि मतलब जैसे कोई सोचता था कि एम्बुलेंस का ड्राइवर है, कोई वो सोचता था कि वैसे ही है। फिर बाद में किसी ने यहाँ के लोग बता देते थे ये सेवा कर रहे हैं, तो उसमें डेड बॉडी में 2-2 बॉडी एक साथ लेके आता था। उनका संस्कार करने वाला कोई नहीं होता था, तो मैं उनकी बॉडी यहाँ लगवा आता था। लकड़ी वकड़ी कहता था इनको लगा के रखो, मैं आके संस्कार करता हूँ। इतने में जाके दूसरी बॉडी ले आता था। तो मैं जैसे बॉडी लेने जाता था और थोड़ी 2 मिनट में फिर वापस आ जाता था। 10 मिनट में गया, इधर से आया, कहीं इधर टैगोर गार्डन गया, उधर गया, रघुवीर नगर गया, शास्त्री नगर गया। मतलब दिल्ली का कोई ऐसे एरिया नहीं है जहाँ से कॉल नहीं आती थी, क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी ना। लोगों का फ़ोन इसलिए आता था कि आप हमारा संस्कार करवा दीजिए। तो इस चक्कर में मेरे को हर दूर दूर से दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ से फ़ोन नहीं आता था मुझे। देखिए ये राजीव जी हैं, और ये तो यहाँ पे जो है काम करते, पंडिताई का काम करते हैं, तो ये तो यहाँ पर रहे, इनका एक अलग से काम है। खैर सलाम इनको भी है, लेकिन सलाम इनको खास करके इसलिए क्योंकि इंडिविजुअली, बगैर किसी संगठन के, बगैर किसी एनजीओ के, बगैर किसी पार्टी के, कोई व्यक्ति अपने स्तर पर इतना काम करता है, वो बड़ी बात है। अच्छा, समाज में तो हर तरीके के लोग रहते हैं। कोई ऐसा भी लोग था कि कहते था कि, क्योंकि हर तरीके के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई लोग ये भी थे कि आपको ये भी बोला गया हो कि आप तो पैसा बनाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? हाँ, नहीं, ये सबने अप्रिशिएट ही किया? नहीं, अप्रिशिएट तो करते हैं कई लोग, कोई कम बुद्धि होती है तो वो कहते थे कि हमें पंजाबी बाग ले जाओ या सुभाष नगर बेरीवाल ले जाओ। मैं वहाँ फ़ोन करता था या पता करता था, वहाँ पे शमशान फुल है, वहाँ पे जगह ही नहीं है। तो मैं उनको बोलता था यहाँ पश्चिमपुरी में है, यहाँ करवा देते हैं, यहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा होगी, क्योंकि इस समय यह दिल्ली के सबसे बड़ा शमशान घाट बन गया था। तो यहाँ थोड़ा सा ये होता था कि उम्मीद होती थी यहाँ हो जाता था। तो मैं यहाँ लाने के बाद जो निगम बोर्ड है वो भी इतना बड़ा नहीं है जितना संस्कार यहाँ होता है। अच्छा। हाँ, दिल्ली में इस समय सबसे बड़ा यही था उस समय। नहीं, लेकिन टेम्परेरी को काउंट करने के बाद होगा। टेम्परेरी काउंट करने के बाद नहीं, पहले नहीं था। तो मैंने यहाँ पर मैसेज भी दिया था कि किसी को कोई जगह ना मिलती हो तो यहाँ है, तो मैं लेके आता था। बीच में 1-2 लोग बेवकूफ़ वाली बातें भी कर देते थे, कहता था यहाँ इसी शमशान में क्यों लेके आया हमें, ये शमशान तो अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा दूसरे में चले जाओ। तो वे कहते थे यहाँ आपकी कमीशन है। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरी कमीशन है शायद यहाँ पर। तो वैसी हल्की बात कर देते थे। तो यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से 8-10 हज़ार रुपये लगा के दूसरे शमशान घाट पंजाबी बाग जाते थे। आपने क्यों किया ये? क्या जरूरी था? और लोग तो सो रहे थे सब लोग, फिर आप क्यों निकल के आ गए? ऐसा तो कुछ लगा नहीं, सो रहे थे। मतलब किसी का तो फर्ज बनता है ना आपस में। अगर हम आपस में एक दूसरे की नहीं करेंगे, इसमें कोई सरकार थोड़ी आएगी। अगर आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, पड़ोसी की, काम तो सरकार का है, ये सरकार का है। पर आदमी अगर पड़ोस में किसी की डेथ होती है, हमारे लोगों का मतलब तो बनता है उसकी डेड बॉडी को नीचे उतारना। वो सरकार तो नहीं आएगी किसी चीज़ के लिए, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे सेंटर की हो, कहीं की भी हो। वो थोड़ा आपका ठीक है, सामाजिक रूप से हमें सबको जो है एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। जिम्मेदारी सरकार की है, जिस लेवल पे होगी। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज कि सरकार की कितनी जिम्मेदारी क्या बनती है, पर मुझे लगता है मेरी जो जिम्मेदारी बनती है मैं उसको करूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं आगे बढ़कर जितना हो सके लोगों कोई ऐसा वाक्य जो बताना चाहे आप दर्शकों को, जो आपको लगा हो कि मतलब बहुत दयनीय स्थिति थी, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए, आप भी हिल गए, कोई ऐसे हादसे जो ये अभी पीछे 2 महीने मैंने काम करा है, इसमें ऐसे हादसे रोंगटे खड़े होने वाले तकरीबन उसमें से बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, जो सारे आप सुनोगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। मैंने तो ऐसे देखे हैं जो मतलब देखे भी नहीं जा सकते। अभी एक ब्लॉक के अंदर मेरे को फ़ोन आया था कि डेड बॉडी ले जाओ। तो मैं अपार्टमेंट था, वो अपार्टमेंट के अंदर गया था, अच्छा खासा अपार्टमेंट था। तो मैं उसके अंदर गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने एम्बुलेंस लगा दी, और लगाने के बाद मैं वहाँ 10-15 मिनट में खड़ा रहा। मैंने कहा डेड बॉडी तो ले आओ। वहाँ पे काफ़ी गेट पे भी काफ़ी रिश्तेदार खड़े थे, सोसाइटी के लोग खड़े थे। मैं कहा डेड बॉडी लाने में इतनी देर क्यों कर रहे हो, इतनी देर लगाओगे तो मैं चले जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने थोड़ा रूडली बोला उनको, तो वो कह रहे नहीं बस आ रही है। तो इतने में एक छोटी सी बिटिया थी, वो आई, 17-18 साल की होगी। तो वो आके रोने लगी, कह रही पापा मेरे से उठ नहीं रहे।
तो वो सोसाइटी वाले सब करे, नहीं बेटा आपको तो करना पड़ेगा, ये तो टास्क है, आपको करना ही पड़ेगा आपके। मैंने कहा कहानी क्या है, तो ये कह रहे हैं कि वो बिटिया बोली, कह रही उठाने के लिए कोई नहीं है और मेरे से उठ नहीं रहे, मेरी मम्मी और मैं हूँ, उठ नहीं रहे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मैंने उनको सोसाइटी वाला बोला, मैंने कहा आप इतनी बातें बोल रहे हैं, आप इनकी हेल्प क्यों नहीं करते? तो कह रहे हैं हम तो हेल्प क्या करें, ये तो कोरोना का कॉल करता है, हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा हमारी फैमिली भी मना करती है, हम भी नहीं हाथ लगा सकते, आप देख लो जो करना है, आप रुक सकते हो रुक दो, नहीं तो जाओ। मैं कहा ठीक है। फिर मैं उस बिटिया के साथ ऊपर गया, मैंने देखा वहाँ पर उसके पापा लेटे हुए थे बेड पे और 6 फुट के करीब थे, अच्छी खासी लंबी हाइट थी उनकी और सेहत भी अच्छी थी। तो मैंने देखा वो बेड पे पड़े हो और उनको कोई हिलाने वाला भी नहीं था, डेड बॉडी थी, एक दिन की थी तो भारी थी। तो मैंने बिटिया को बोला, बिटिया मैं ये काम तो कर दूंगा पर आपको ना थोड़ा सा नज़र मुंह फेरना पड़ेगा, आपको थोड़ा बुरा लगेगा। तो कह रही अंकल आप जो करना है कर दो प्लीज़, बहुत बुरी हालत है, कल से पापा ऐसे ही पड़े हैं और कोई करने वाला नहीं है। कपड़े वगैरह उनका जो वो किया? नहीं कपड़े वगैरह नहीं करा, वो डेड बॉडी लेटे हुए थे, कपड़े वपड़े तो तैयार करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, खत्म हो चुका था सबको। मैं वहाँ पे बेडशीट उनकी लपेटी, उनको बेडशीट उनकी जो बेड पे लेटे हुए थे उसी बेडशीट से लपेटा और वो बिटिया ने एक तरफ से थोड़ा सा हाथ लगाया और मैंने उसको बेड से नीचे उतार लिया। मतलब जो आमतौर पर हिंदू में रीति रिवाज होता है, नहलाना दिलाना कुछ नहीं था वो? नहीं, उसमें मैंने जितनी भी डेड बॉडी लेके आया हूँ यहाँ पर, जितने भी सैकड़ों लेके आया हूँ, उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसमें ये ऐसा कार्यक्रम हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ किसी में साथ। सिर्फ जिस पे डेथ होती थी वही बेडशीट के अंदर लपेट के। तो लोग आमतौर पर जो परिवार के लोग थे या पड़ोसी थे वो भी मदद के लिए नहीं आगे आ पा रहे? नहीं, मैंने एक भी नहीं देखा, एक भी ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर मतलब सैकड़ों लेके आया हो कि कोई पड़ोसी आया हो या कोई मजबूरी में उसका घर के बंदे जो मैंने डांट के और धमका के कराया तो कराया, बाकी अदरवाइज किसी ने नहीं करा। और मैंने फिर उस डेड बॉडी को मतलब लपेटा और बिटिया के साथ नीचे उतार दिया और लपेटने के बाद चारों तरफ से गांठ लगाने के बाद मैंने उसको सीढ़ियों की तरफ ले जाकर, 3rd फ्लोर था वो, वहाँ से मैंने उसको मतलब बोरी तरह से देखते हुए शर्म आ रही थी और उनको घसीटते हुए लाया, मेरे बिटिया का मुँह उधर कर लो और मैं उसको ग्राउंड फ्लोर तक नीचे रगड़ता हुआ लाया। सिर की तरफ से मैंने उठा रखी थी और पैरों की तरफ से रगड़ते हुए लाया और लाने के बाद फिर उसको बाद स्ट्रेचर पर डाल के और बिटिया के साथ लेके हेल्प करके एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में डालने के लिए भी लोगों ने हेल्प नहीं करी, मतलब स्ट्रेचर पर नीचे रख दिया ज़मीन पे, उसके बाद सिर्फ उठा के डालने के लिए भी किसी ने हेल्प नहीं करी, इतना बुरा हाल था। और आत्मा कांप जाती होगी रात को सोते वक्त? रात को तो मैं सोया ही नहीं, पहले हफ्ता 10 दिन तो मैं सोया ही नहीं। रात को किसी को पेशेंट को ले जाना, किसी की तबीयत खराब है किसी को हॉस्पिटल में ले जाना, मैं हॉस्पिटल में घूमता रहता था सारी रात, कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी, वो लेके घूमते रहते थे, उसमें डेथ हो जाती थी, किसी हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलती थी। और मैं उनको बोलता था कि आप मेरे को कॉल तो कर रहे हैं, पहले हॉस्पिटल में बात कर लो। कह रहे नहीं हमारी हालत ख़राब है, हमारे पापा की हालत ख़राब है, हमारी मम्मी की हालत ख़राब है। मेरे को जाना पड़ता था कि वो रोते थे, वो सोचते थे मैं बहाना लगा रहा हूँ, पर जब मैं ले जाता था रास्ते में कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी, फिर वो सारी रात घूमते रहते थे, फिर उसके बाद डेथ हो जाती थी। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ रहा हो, जिसने आपको पर्सनली आपको झकझोरा हो? ऐसा था कि इसी कोरोना काल में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो फादर की डेथ हुई थी, वो कोरोना काल से नहीं हुई थी, एक नॉर्मल हुई थी। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं पता लेने गया था, तो वो नॉर्मल से एक डेथ हो गई थी। तो शाम के 5:30 बजे थे, मेरे को 2 मिनट का समय मिला था, मैं चले गया था। और उसमें फिर मैंने वो सब रिश्तेदारों ने बोला कि इनका संस्कार अभी रात को कर दीजिए, शाम को कर दीजिए। मैं कहा कोरोना नहीं है, हम तो सुबह करेंगे, कोई बात नहीं। तो उस केस में मैंने यहाँ शमशान में देखा था तो फुल हो रखा था, 3 बजे फुल हो जाता था, शाम को करने का मतलब भी नहीं बनता था। तो मैंने उसको सुबह के लिए होल्ड कर दिया था और वो बड़े स्तर पे गए थे, 83 साल की उम्र थी, तो हमने बड़ा करके ले जाना था उनको बैंड बाजों से, मतलब इसमें। तो मैं उसके लिए लिया था। रात को 10:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि एक डेथ हो गई है। मैं उसके बाद से रुका नहीं, मतलब चलता रहा एम्बुलेंस लेके। फादर की डेथ हो रही थी पर घर पर मैं एम्बुलेंस चलाता रहा। मैं मतलब भाई घर अपने पिता की मौत के बाद में भी रुका नहीं मेरे हाँ, मैं सेवा करता रहा। मेरा भाई पापा के पास बैठा रहा, पर मैं अपना एम्बुलेंस चलाता रहा। तो मुझे रात को 10:30 बजे फ़ोन आया कि ऐसे मेरे फादर की डेथ हो गई है। तो वो मैंने उनको बोला, उनके पहले मदर के भी संस्कार मैंने ही किया था यहाँ पर। तो उन्होंने बोला मेरे फादर का डेथ हो गई है। तो मैंने कहा अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कल सुबह तो मेरे को अपने फादर का क्रियाक्रम करना है, तो मैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो बोला मुझे नहीं पता, मेरे घर में तो कोरोना है, मदर का संस्कार भी आपने किया था, अभी इस फादर का भी आप ही करोगे। तो मैं बहुत दुविधा में फंस गया, मतलब एक तरफ मेरे फादर की डेथ हुई है और एक दूसरे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरे फादर को सुबह 11 बजे ले जाने का टाइम है, मैं आपके पास 9 बजे आऊँगा, आपके फादर को ले जाऊँगा। फिर मैं सुबह 9 बजे उनके फादर को लेके आ गया अपने घर पे, डेड बॉडी को अपने एम्बुलेंस में। और उधर से अपने फादर को जब चले और साथ में उनके
फादर को भी साथ लेके चला मैं। हम लोग मतलब कंधा दे के चले और एम्बुलेंस में उनके फादर को भी लेके गए और यहाँ लेके आए। वो कोविड में थे, उनके कोविड का संस्कार मैंने यहाँ पे करा और यहाँ फादर का पहले उनके फादर का संस्कार करा, फिर उसके बाद मैंने अपने फादर का संस्कार किया। एक ही समय पे दोनों संस्कार करने पड़े मुझे। और मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो नहीं कर पाया, इस वजह से मुझे दोनों संस्कार करने पड़े। ये अपने आप में पर्सनल लेवल पे भी आपको मेरे को बहुत वो लगा कि मतलब फादर के डेथ होने के साथ दूसरा संस्कार करना पड़ा। जो मेरे साथ परिजन वगैरह, दोस्त वगैरह या रिश्तेदार आए थे, वो ये कह रहे थे कि फादर को छोड़ के बार बार आप कहाँ जा रहे हो। मैं उनको बता नहीं पाया कि मैं किसी और की भी डेड बॉडी लेके आया हूँ, उनका भी संस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी था कि उनके साथ कोई नहीं था। और मेरे साथ तो मेरा साथ परिवार भी था, मेरे साथ काफ़ी लोग थे, पर उनके साथ कोई नहीं था। इसलिए मेरे को पहले उनका संस्कार करना ज़रूरी था, फिर उसके बाद मैंने अपने फादर का संस्कार किया। और अगले दिन जाके दोनों की अस्थियाँ और फूल उठा के दोनों को मजनू टीले लेके गया, साथ में अस्थियाँ भाग गया। लेकिन आपके पिता की आत्मा जहाँ पे भी होंगे वो शांति जरूर मेरे को यही था, मेरे पिताजी के मतलब ये दिया हुआ जो भी है संस्कार दिए हुए पिताजी के। और मैं ये नहीं चाहता था कि पिताजी के जाने के बाद और मैं वो लगे कि मैं घर बैठ जाऊं। और उसके अगले दिन से मैं सुबह चालू रहा, मतलब कहीं मैं रुका नहीं। उसके बाद मेरे भाई की भी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और जिया जी की तबीयत सीरियस हो गई थी और दोनों एडमिट हो गए थे। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में उनको छोड़ने के बाद हॉस्पिटल नहीं गया। मेरे भतीजे और भांजे वगैरह, बेटा वगैरह मतलब देख रेख करते रहे, पर मैं हॉस्पिटल नहीं गया। पर मैं इसी सेवा में लगा रहा कि सब लोगों की दुआएं लगेगी तो मेरा भाई भी तंदुरुस्त होगा, मेरे जिया जी भी। और वो बिल्कुल आप तंदुरुस्त है, ठीक है एकदम बिल्कुल। 10 दिन एडमिट रहे वो दोनों हॉस्पिटल। अच्छा, ये आप ये हिंदुओं को यहाँ पर लेके आए, दूसरे धर्म के लोगों को भी आपने मदद हाँ, मैंने यहाँ क्रिश्चियन लोग भी आए हैं, यहीं क्रिश्चियन लोग आए हैं। मैंने क्रिश्चियनों के उसमें नहीं गया, पर क्रिश्चियन लोग यहाँ पर जरूर आए हैं। और वो मुसलमान को भी यहाँ पे जलाया गया, उनका भी संस्कार? हाँ, संस्कार हुआ प्रॉपर। अच्छा, हिंदुओं के हिसाब से उनका संस्कार हुआ है। और किसी धर्म का? और किसी धर्म का नहीं, बाकी जो जैन धर्म वगैरह सारे, तो ये सब हिंदू में ही आते हैं सारे। आप कह रहे थे किसी कब्रिस्तान में मुस्लिमों को भी? कब्रिस्तान में तो मैं गया हूँ, कब्रिस्तान में लेके जाता हूँ, वहाँ दफनाया जाता है। वहाँ मुस्लिमों को लेके? हाँ, वहाँ मुस्लिमों को लेके गया। कितने मुस्लिमों को लेके गए होंगे तकरीबन? मुसलमानों की जो रेशो है वो कम से कम मेरे पास 4-5 ही आई है। अच्छा, हाँ, पूरे ज्यादा थे? हिंदू ज़्यादा थे, हिंदू 15 से 20 डेली के थे मेरे पास। तो देखिए ये हालात हैं। अच्छा, ये राजीव जी, आप नॉर्मल दिनों में अभी कोई डेड बॉडी जैसे आती है तो वो कैसे उसको संस्कार करवाते हैं, थोड़ा बताइए थोड़ा। और जो कोरोना के टाइम पे संस्कार हो रहा था उसमें और उनमें क्या बदलाव आ गया था? इस समय पे पूरा कर्म होता है। ऐसे पहले मटके से स्नान किया करवाया जाता है, फिर बंधन तोड़वाए जाते हैं, सीढ़ी तोड़ी जाती है, सारा जो कर्म A to Z जो होता है पहले पूरा ऊपर करवाते हैं हम इस समय पे। लेकिन उस समय पे क्या था, फटाफट चिताएं लगा दी, नीचे की सेट लगा के लकड़ का, फटाफट उस पर बॉडी रखवा दी, हाथों से बॉडी पैक करवा दी। सामान भी हम ऊपर से डलवाते थे, पंचरत्न, शहद, घी, चंदन की लकड़ी वगैरह सब ऊपर से रखवाते थे ताकि कोई संपर्क में ना जाए। हमारी भी अपनी भी सेफ्टी है, जो साथ में आ रखे हैं उनकी भी सेफ्टी। नहलाना दहलाना कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बोरे में पैक आती थी, पैकिंग में पूरी की पूरी हॉस्पिटल से, कई चद्दरों में आती थी। ऐसी बॉडी जो चद्दर में लिपट के आई है, फिर उसको ऐसे कैसे रख के संस्कार करते रहे। ऐसे लोग आते थे, वो कहते थे पंडित जी आप खुद ही करो, हम छुएंगे भी नहीं। जो करना आपको, अग्नि भी आप ही दे दो, जो आपको करना आप करो, हमारा कोई आप नाम इनके पास जाएंगे, नाम इनके पास में आएंगे। लक्कड़ भी आप, हम 2 लड़के होते थे, एक लड़का मेरे साथ में और हो गया, हम मिलके लक्कड़ लगाते थे। लेकिन सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी लक्कड़ पकड़ा सके, लेकिन कोई मदद उस टाइम में मदद नहीं करता था। हम खुद ही लगे रहते थे, बोलते थे जो आपको चाहिए आप बोलो। हमें पैसा क्या सुनना चाहिए, हम खुद बीमार हो गए, अगर हमारा भी ये हाल हो गया तो हम क्या करेंगे? अब अकेले हम कितनी मेहनत कर सकते हैं? तो राजीव जी कोई ऐसा वाक्य बताना चाहें जो मतलब कोई परिवार आया हो, कोई डेड बॉडी आई हो, आप भी देख करके हिल गए हो, आँखें खुद आपकी भर आई हो कि कितनी बुरी हालत? एक एक्सीडेंट हुआ था, वो अमेरिका से आए थे, 2 सिस्टर थी, अमेरिका से आ रही माँ बाप से मिलने के लिए। 36 नंबर पे उनकी फादर की बॉडी लगाई गई। वो आए थे मिलने के लिए खाली, उनके फादर एक्सपायर हो गए कोविड से, उनको लगाया गया। जैसे उनको अग्नि दी गई, उनके कॉल आ गई आपकी माता जी भी एक्सपायर हो गई। फिर अगले दिन उन्होंने कहा पंडित जी आप ये जगह बुक कर देना, मतलब किसी को देना मत, हम फूल उठा के लेके जाएंगे। सुबह 6 बजे फूल उठा के लेके गए, 2 घंटे बाद अपनी माता जी को लेके आ गए थे। ऐसे ऐसे केस भी आए, कई लोग ऐसे आए जो 1-1 हफ्ते से लगातार वो कहते थे पता नहीं हमने कौन से बुरे कर्म करे, क्यों लगातार कभी अपने भाई के साथ, मामा के साथ, चाचा के साथ, कभी पड़ोस में, ना किसी का किसी आते थे। ऐसा कोई नहीं था कि कोई एक दिन आके चला गया। बहुत लोग थे जो काफ़ी दिन से लगातार आते थे, यहाँ नहीं तो किसी और शमशान घाट में, मतलब कहीं ना कहीं गए हैं। अगर राजीव जी अगर आप बोल पाए तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। आपको लग रहा है कि सरकारें इस कोरोना की दूसरी लहर में फेल हो गई थी या आपको कहीं पे सरकार नजर आ रही थी? देखो हमने तो, आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते सुनो बात बताता हूँ, हमारे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ देखने के लिए भी, कि हम कुछ के बारे में कुछ बता सके। हम सुबह तो होगा ना कि हाँ यार इतनी बर्बादी हो रही है। पिछले साल से इस साल में तो बहुत डिफरेंस था।
पूरा 80% डिफरेंट मान लो, पिछले साल 30-40 बॉडी और इस साल 100-150 मान लो, टच आप प्लस 150 मान के चलो, 150 बॉडी। आपको ये नहीं लगता होगा कभी बैठ करके शाम को 1-2 घंटा बैठ करके कभी थोड़ा देखा होगा, सोचा होगा दिमाग में कि इतनी बर्बादी हो रही है, इन लोगों को बचाया जा सकता था। जब यहाँ पे चिताएं जल रही थी, जब कभी तो आपको इन चिताओं को देख करके लग रहा होगा कि यार इतने लोग जल रहे हैं, इन लोगों को बचाया जा सकता था। हम सोचते थे कि ये स्टॉक कर रखी है एक साथ इतनी सारी बॉडी की, एकदम हमें तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसे लगेगा नॉर्मल सा है कि स्टॉक कर रखी है, एकदम ही सारी भेज दी। वो एकदम इतनी सारी बॉडी आना नॉर्मल सी बात तो नहीं है। हमारे खुद के मामा जी भी एक्सपायर हुए थे, उसमें LNG हॉस्पिटल में थे, वो आज एडमिट करवाए इतनी मुश्किल से बात करा करूँ क्योंकि वहाँ पे इस टाइम बेड नहीं मिल रहे थे, अगले दिन उन्होंने डेथ क्लियर कर दिया था। नहीं, ये सवाल आपसे भी पूछूंगा मैं कि आप जब अपने लेवल पे इतने लोगों की मदद कर सकते हैं तो सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं सरकार की मतलब फेलियर साफ तौर पर सामने आ गई? आपको लग रहा है कि नहीं सरकार ने तो अच्छा काम किया? देखो इसमें क्या कह सकते हैं, एक ये महामारी थी, इतने भयंकर महामारी आई थी जो कभी हमने पहले कभी ना सुनी है, ना कभी फ्यूचर में सुनेंगे, भगवान करे। पर ये जो सरकारें फेल हुई हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रही है इनमें, कोई कारण है, कहीं ना कहीं कमी है। एकदम से ऐसे आना और एकदम संभालना नहीं, हमने तो ये देखा है ना कि लोग कोरोना की वजह से थोड़ा कम और ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, बेड की वजह से मरे हैं, तो वो कम से कम उनको मिलना चाहिए था। हाँ, ऑक्सीजन की वजह से तो काफी लोग परेशान हुए थे। ये फिर नहीं, किसके लिए, वो तो है जिम्मेदार कौन? ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा हुए हैं, ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा है और पैनिक ज्यादा हुए हैं लोग को नहीं लग रहा कि इसमें सरकार को कहीं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए? सरकार को आना चाहिए था, आगे आके समझाना चाहिए था, पैनिक ना हो, कुछ ना हो, और किसी तरीके से भी इनकी मतलब मदद करनी चाहिए थी। मतलब यहाँ का माहौल देखने के बाद ऐसा लग रहा था किसी सरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब अपने घरों में बैठे हैं। यहाँ आने के बाद, बाहर तो नहीं, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता था कि मतलब सब सरकारें चले गई हैं, अब कुछ नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का माई बाप कोई नहीं है, अब हम बिल्कुल अनाथ हो चुके हैं और मरते जा रहे हैं, पता नहीं कब रुकेंगे। लोगों को तो बहुत थे, लेकिन वो सब लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ गए। देखिए, अभी भी कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी थमी जरूर है, थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कोरोना के लगातार केस आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो किया जाना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ है जो जख्म यहाँ पर है उनको देखा जाना बाकी है कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्या उनका सरकारी खाते में उनका नाम दर्ज हो पाया है, नहीं हो पाया है। और देश में जो है ना एक कमी जरूर है, वो पॉलिटिकल नॉलेज की कमी है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ में जो कुछ हो रहा है, क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। लोगों को इस बात की भी परख होनी जरूरी है। अगर लोगों को इस बात की परख नहीं होगी, लोगों को इस बात की अगर समझ नहीं होगी, तो फिर सरकार के लिए तो आसानी हो जाती है, सरकार के लिए बचकर जाना आसानी हो जाती है। खैर, फिर भी सलाम करते हैं दीपक जी को, सलाम करते हैं इन जैसे भाइयों को जो दिन रात लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं। और ना जाने अगर सरकार इसी तरह से देर से चेतेगी तो फिर तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें क्या होगा, वो तो सब फिर समय ही उस बात का जवाब देगा। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।